नमस्कार। नमस्कार। समानांतर इंटीमेट थिएटर इलाहाबाद की ओर से आप सभी दर्शकों का एवं मेरे साथ इस टीम यार्ड में जुड़े हुए सभी साथियों का हृदय से आभार और अभिनंदन और स्वागत। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सबके प्रिय और भारतीय रंगमंच के शीर्ष नाटककार श्री बादल सरकार जी का आज 96वां जन्मदिन है। समानांतर से बादल सरकार का जुड़ाव सन 1980 में जब वे आजमगढ़ में समानांतर के साथियों को प्रशिक्षित करने आए थे, तब से लेकर के आज तक और उनके मृत्यु तक और आज तक वो रिश्ता हम लोगों का कायम है। अगर 1980 में बादल दा आजमगढ़ में नहीं आते तो आज हम जिस स्थिति में हैं, समानांतर अपने 44वें साल में प्रवेश कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे आदरणीय बादल सरकार जी का है। बादल दा आजमगढ़ में 2 बार आए और इलाहाबाद में समानांतर के साथ काम करने 2 बार आए और उनके साथ उनके रंगकर्म पर लकरीज लखनऊ, समानांतर इलाहाबाद और समानांतर आजमगढ़ ने टूवर्ड्स द इंटरेक्शन फेस्टिवल 1983 में आयोजित किया। जब बादल दा 80 साल के हुए तो हम लोगों ने कि उनके जीवित रहते हुए एक शीर्ष पुरुष का जन्मदिन मनाया जाए और हम लोगों ने बादल सृजन उत्सव का आयोजन 3 दिनों तक किया। तब से लेकर आज तक उनके हर जन्मदिन पे हम लोग बादल सृजन उत्सव का आयोजन 3 दिन करते आए हैं, जिसमें आज हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं वे लोग भी इलाहाबाद में आ चुके हैं। पिछले साल कोरोना काल में हम ये आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन वर्चुअल मीडिया से और फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग जुड़े थे और ये 3 दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, जिसमें श्री M.K. रैना जी, श्री प्रसन्ना जी, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी और आलोक चटर्जी जी हमसे जुड़े थे तीनों दिन और उन्होंने बादल दा के रंगकर्म पर उनके विचारों से हम सबको लाभान्वित किया था। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय हम सब की प्रिय श्रीमती कीर्ति जैन जी हैं। कीर्ति जैन जी वैसे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं उनका परिचय इस तरह देना चाहूँगा कि वे नेमीचंद जैन और रेखा जैन जी की पुत्री होने का उनको सौभाग्य है और साथ ही साथ वे रंगकर्म से जुड़ी रहीं और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 1968 से 1970 तक शिक्षा प्राप्त की और 1972 से 1977 तक वे दूरदर्शन के प्रोड्यूसर रूप में काम किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 1977 में वे नाट्य साहित्य पढ़ाने के लिए सह अध्यापक के रूप में नियुक्त हुई और 1988 से 7 वर्षों तक वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की निर्देशिका रहीं और उन्होंने अपने इन 7 वर्षों में बहुत ही अच्छे तरीके से निदेशक का पद भार संभाला। साथ ही साथ उन्होंने नाट्य विस्तार कार्यक्रम और थिएटर इन एजुकेशन टाई जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की। आप एक समीक्षक तो वही हैं, साथ साथ अनेकों पुस्तकें आपने लिखी हैं। 2016 में आपने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, बादल सरकार सर्च फॉर ए लैंग्वेज ऑफ थिएटर, जो कि नियोगी प्रकाशन से प्रकाशित है। इस पुस्तक के बारे में बहुत जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। उत्तर भारत के लोगों को पता नहीं कितनी जानकारियां हैं, लेकिन कीर्ति जी से बात करके मालूम चला ये नियोगी प्रकाशन से 2016 में ये पुस्तक आई है और जब 1972 में वे दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थी तो उन्होंने उस समय बादल दा से उनका एक परिचय हुआ और उन्होंने एक साक्षात्कार लिया। इस पुस्तक को लिखने में उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरे भारतवर्ष के लोगों को उन्होंने जोड़ा
और बादल दा के साथ भी कई बार जुड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कल ही हमारी कीर्ति जी से बात हो रही थी, तो मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, वे बाद में पूछेंगे, लेकिन हमने देखा कि बादल दा की मृत्यु के बाद बादल दा पर बहुत सारी पुस्तकें आई हैं। क्या अच्छा होता अगर बादल दा के जीवित रहते हुए वो सारी पुस्तकें आ गई होती, जिसमें अंजुम कत्याल जी की ये पुस्तक बादल सरकार पर है, जिसका प्रीफेस अमोल पालेकर जी ने लिखा है। मंजुंद्रा कुंडू की बादल सरकार पे ये पुस्तक है जिसे ऑक्सफोर्ड ने छापा है, और पश्चिम बंगाल नाट्य अकादमी ने ये बंगला में ये पुस्तक बादल दा पर प्रकाशित की है। लेकिन सब कुछ बादल दा की मृत्यु के बाद। आज इस कार्यक्रम में कीर्ति जैन जी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे इप्टा के महासचिव राकेश जी, नाटककार राजेश कुमार जी, और शताब्दी से जो बादल दा का अपना ग्रुप है, वरिष्ठ रंगकर्मी चिंतक श्री अरिजीत रॉय जी, और हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ रही हैं उषा आठले जी। साथ ही साथ हमारे समानांतर की प्रोफेसर नीता गोपेश जी भी जुड़ी हुई है। हम सब लोग प्रश्न बाद में पूछेंगे। पहले मैं बहुत विनम्रता के साथ कीर्ति जैन जी का स्वागत करता हूं, वे आए और अपना वक्तव्य रखें, और उसके बाद मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि एक एक करके अगर उनके मन में कीर्ति जी को सुनने के बाद कोई प्रश्न होते हैं तो अवश्य पूछे। आइए कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया अनिल जी, मुझे बहुत ही खुशी है और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरे लिए तो ये बहुत विशेष समय है ये कि आज उनका जन्म तिथि है बादल दा की, और उस मौके पर मैं बोल रही हूँ। ये बहुत आदर का मेरे लिए मौका है। आपने मुझसे कहा था कि मैं किताब के बारे में कुछ बात करूं, तो मुझे लगता है वो मैं आखिर में उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि उसकी क्या प्रक्रिया रही थोड़ा सा, क्योंकि बादल दा पर बातचीत, और ख़ासतौर से आप लोग हर साल ये आयोजन करते हैं, तो जो उनके नाटकों के बारे में अक्सर बहुत बातचीत होती रही होगी, कैसे कैसे वो इसमें घुसे, कैसे उनकी जर्नी रही। तो मैं तो सिर्फ कुछ चीज़ों को रेखांकित करूंगी जो मैं जब ये किताब छापने के दौरान कुछ नई चीज़ों से मेरा साबका पड़ा और कुछ खास चीज़ों पर ध्यान गया। जैसे खास तौर से मुझे लगा कि उनके रंग कर्म पर बहुत कम लोगों ने लिखा है। कुछ उस समय जब शुरुआत थी तब लिखा गया, पर उसके बाद बहुत नहीं लिखा गया, जबकि उन्होंने आखिर तक अपनी ज़िंदगी में आखिर तक वो रंग कर्म करते रहे और बहुत पैशन से करते रहे। तो मुझे ये लगता है कि उसका एक लेखा जोखा लेना ज़रूरी है। और जो मैं बात कहूँगी शायद वो थोड़ी क्रिटिकल भी हो, पर मुझे लगता है कि उस समझना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये मैंने कोशिश की। और मुझे हमेशा ज़्यादा प्रोसेस में, एक निर्देशक की रंग प्रक्रिया में बहुत दिलचस्पी है, तो उस प्रोसेस में भी मैं ये जानने की कोशिश करती रही, जिसमें बहुत समय लगा। वाकई इतना कम मटेरियल था इस पर कि ये जानना कि वो प्रक्रिया क्या थी, वो कैसे तैयार करते थे अपने नाटक। पर उससे पहले रंगकर्म के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा नाटकों के बारे में बात करूँगी। जैसा कि सबको पता ही है कि शुरुआत उनकी शौकिया रंगमंच के तौर पे ही हुई। बिल्कुल वो कहते थे कि मुझे तो बस एक्टिंग करनी थी, तो उसमें कोई भी तरीका हो, और क्योंकि मुझे और कोई नहीं लेता था तो मैंने अपने नाटक लिखने शुरू किए। तो ये उनका खैर कहने का अंदाज। पर उस दौर में जो उन्होंने कॉमेडीज और फार्स जो लिखे, वही इंडिकेशन देते हैं कि कितनी अच्छी पकड़ उनकी ड्रामेटिक फॉर्म पर थी। चाहे वो नाटक ज़्यादातर अडेप्टेशंस हैं, रूपांतर हैं, पर उसमें जिस तरह की चमक वो लाते हैं, उसको जिस तरह से पात्र वो करते हैं, जिस तरह से उनकी बहुत ही चमकदार भाषा है, वो ही आपको अंदाज़ा देती है कि रंगमंच की समझ कैसे ही अपने आप उनमें है। और
एक नाटक के स्ट्रक्चर की समझ, रूप की समझ कितनी अच्छी है। तो वो एक दौर है जो उनका बिल्कुल शुरुआती दौर है। और मुझे तो हमेशा ये दुख होता है कि उन्होंने बाद में वो इतने सीरियस नाटकों की ओर मुड़ गए कि हमें और अच्छी बहुत कॉमेडीज बाद के दौर में 2-3 के अलावा नहीं मिली। नहीं तो हिंदी रंगमंच में और पूरे देश के रंगमंच में अगर वो उस तरह का नाटक लिखते रहते तो बहुत से ऐसे नाटक मिलते जो कि दर्शकों तक पहुंचने के लिए हमको मदद करते। एमेटर थिएटर में उसकी बड़ी ज़रूरत हमेशा ही महसूस होती है। पर उनकी जर्नी अलग दिशा में चली गई जिससे ऐसा नहीं हुआ। पर इस पहले शुरुआती दौर के बाद एक तरह से कहा जाए तो 65 के बाद जो एक ज़्यादा सीरियस झुकाव उनका बना, क्योंकि उनके खुद के कंसर्न्स, पॉलिटिकल कंसर्न्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, फिर उससे टूटे। तो जो एक पूरी दृष्टि थी समाज को देखने की दृष्टि, उसमें वो मतलब पता चलता था कि वो कुछ ज़रूरी बात एक उनमें मतलब छटपटाहट थी कुछ कहने की, समाज में कुछ बदलाव लाने की। शायद शुरुआत में उन्होंने भी कितना ये सोचा होगा नहीं मालूम। पर अगर उस दौर के हम नाटक जिनमें ये 5-6 नाटक खास तौर से जो कि बिल्कुल उनके मौलिक नाटक हैं, एवं इंद्र जी, बाकी इतिहास, पगला घोड़ा, सारी रात, अंत नहीं, इनमें एक खास तरह के कंसर्न उभर कर आते हैं मध्यम वर्ग को लेकर, शहरी मध्यम वर्ग को लेकर, और एक खास तरह की चिंता उभरती है। चिंता जो मेरे ख्याल से वो भी बात बहुत होती रहती है, पर मैं सिर्फ उसको रिटरेट करूँगी कि एक चिंता की लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी समाज में गड़बड़ है उसकी जिम्मेदारी हर एक को लेनी होगी, कोई उसको छोड़ नहीं सकता। वो बार बार उन नाटकों में यही जिम्मेदारी के सवाल को उठाते हैं कि कैसे हम सब किसी और पर जिम्मेदारी डालते हैं या कैसे हम इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं। और उसके संग संग बहुत सी और जो उस दौर के उनके कंसर्न्स थे, क्योंकि यही दौर था जब वो बाहर भी गए, यही दौर था जब उन्होंने और आसपास क्या हो रहा है वो भी देखा। तो जो ये दौर है उसमें मुझे लगता है कि ये वाले जिन नाटकों की मैंने बात की कुछ हद तक आत्मकथात्मक है, क्योंकि जो जिन चिंताओं से वो जूझ रहे थे उनको उसमें समावेश किया। जिस चीज़ से उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था उसके बारे में उन्होंने लिखा। और ये तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि जिस तरह की रेंज उनके नाटकों में फॉर्म की है, स्ट्रक्चर की है, जॉन्स की है, वो किसी और हमारे नाटककार में, चाहे वो उन 4 में गिने जाते हैं, पर उन चारों में किसी में ये रेंज नहीं थी। ये इतने अलग ढंग से उसी मुद्दे को देखना या दूसरे मुद्दे को देखना, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये मुझे लगता है कि कुछ उनमें जन्मजात प्रतिभा रही होगी, क्योंकि हर एक में बिल्कुल अलग एक सरप्राइज की तरह से वो निकलता है और अपनी बात करता है। तो उस समय जो नयापन था उसका वो भी बहुत चकित करता था और बहुत आकर्षित करता था मंच की ओर। तो और ये भी कि अपने समय के सच को वो मतलब उसमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे अपने नाटकों में। ये भी बात बहुत बार कही गई है शायद कि उनका बाद में थर्ड थिएटर या उस तरह के रंगमंच की ओर मुड़ जाना एक तरह से नाटक लेखन का नुकसान हुआ। मतलब नाटक जिस तरह के उन्होंने लिखे उनमें जितनी संभावना, जितनी गहराई और जितनी विविधता नजर आ रही थी, अगर उसी तरह के और नाटक को कंटिन्यू करते लिखना तो कितना मतलब खजाना होता हमारे पास, ये लगता है। क्योंकि बाद के दौर के जो नाटक हैं वो इतने नाटक नहीं हैं जितने एक तरह से कहा जाए कि स्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि फिर वो उनके प्रदर्शनों से जुड़े, और प्रदर्शन से तो फिर ये होता है कि उसमें बहुत सारी सीमाएं भी आ ही जाती हैं, क्योंकि आदमी फिर क्योंकि वो खुद ही नाटक करते भी थे,
तो लिखते समय ये भी ध्यान रहता है एक नाटककार को कि मेरे ग्रुप में इतने लोग हैं, उनमें से कौन क्या कर पाएगा, मुझे कौन सा रोल करना है, क्योंकि वो कहते थे मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि मैं भी उसमें एक्टिंग करना चाहता हूँ। कितनी लड़कियां हैं, वो खुद बात ये कहते थे कि मतलब मैं ऐसा ही नाटक लिख सकता हूँ जिसमें 2 लड़कियां हों, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा ग्रुप नहीं कर पाएगा। तो ये, और ये एक चीज़ और मुझे लगता है कि वो कलकत्ते की परंपरा है कि वहाँ पर अक्सर जो एक्टर हैं वही नाटककार हैं, वही निर्देशक हैं। तो वो एक तरह से बहुत अच्छा है कि उनकी पकड़ रंगमंचीय भाषा की बड़ी अच्छी होती है। तो दूसरी तरफ नुकसान ये है कि वो बंध जाते हैं इस चक्कर में कि उनके ग्रुप का अपना संरचना क्या है और उसके संग क्या संभव होगा और क्या नहीं होगा, और ये भी कि समय फिर नाटक निर्देशन में भी जाता है, उसके शोज में भी जाता है, तो फिर पूरा ध्यान सिर्फ लेखन में नहीं रह पाता। तो एक तरह से वो एक बंधन है। इसके बारे में मैं और बात नहीं करूँगी, पर यही कि अगर वो ये नाटक जिस तरह के उन्होंने इस दौर में लिखे, वो अगर लिखना कंटिन्यू रखते तो हमारे पास एक बहुत खजाना है। जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे बार बार कचोटती रही और ध्यान में आती रही, और मुझे नहीं मालूम कि किसी ने कहीं पढ़ा है उनका कोई वक्तव्य है इसके बारे में, कि जिस दौर में वो ये सब नाटक लिख रहे थे, जिसमें वो मध्यम वर्ग की गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, जिसमें वो उसके युवाओं की बात कर रहे थे, जिसमें कि वो एक तरह से उनकी एक हताशा नजर आती है कि हम कितने इंडिफरेंट हैं हमारे आसपास जो हो रहा है उसके लिए। उसी दौर में नक्सलवाड़ी आंदोलन चल रहा था बंगाल में। ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ कि बादल दा जो कि इतने पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, उन्होंने उसका कोई संज्ञान ही नहीं किया। उनके नाटकों में, उनके वक्तव्यों में मुझे कहीं नजर नहीं आया कि उनका क्या पक्ष था नक्सलवादी मूवमेंट के। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके बारे में उनका कोई व्यू नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, उसकी कोई क्रिटिक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसा समय था जब युवा लोगों ने और मध्यम वर्ग के युवा लोगों ने न सिर्फ जिम्मेदारी महसूस की, पर अपनी जान पर खेल के वो महसूस की, और वो उन्होंने बीड़ा उठाया ओप्रेस्ड लोगों के लिए लड़ाई करने का। तो शायद शायद अगर उसकी ओर ध्यान देते बादल दा, जिस भी कारण से नहीं किया, तो उनके नाटकों में इतनी हताशा और इतनी निराशा शायद न दिखी, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जो पूरे देश में जिसने खलबली सी मचा दी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि बादल दा ने खुद नहीं उसको ध्यान दिया? आप में से जिसने भी कहीं कुछ इसका कारण पढ़ा हो तो मुझे जरूर इसके बाद बताइएगा। और फिर इसके बाद इसके साथ साथ उनकी खोज काम करते करते तो क्या कारण हुए कि वो नई शैली की तलाश करने लगे। तो कुछ तो उनका स्वभावगत, मतलब उनका जो स्वभाव और उसका उसका झटपटाहट स्वभावगत जो है वो है। कुछ ये है कि काम करते समय जो परेशानियां हुई उससे समझ में आया कि ये इतने साधनों को जुटाना हर समय रंगमंच करते समय बड़ा मुश्किल है। और फिर ये भी कि सिनेमा से कंपटीशन की वजह से रंगमंच में दर्शक कम आने शुरू हुए। तो क्या ऐसा है इसकी तलाश की जो रंगमंच को ही अपने आप में ज़्यादा आकर्षक बनाए, मतलब उसमें कंपैरिजन आए ही नहीं। ऐसा रंगमंच क्या दे जो रंगमंच ही दे सकता है, सिनेमा नहीं दे सकता, और जिसके लिए लोग रंगमंच में आए, देखिए भी तलाश। और फिर यही दौर था जब उनको बाहर का रंगीकरण देखने को मिला, डोगोव्स्की का नाटक देखने को मिले, ये रिचर्ड शेखनर के ग्रुप के संग का काम और उनकी प्रक्रिया देखने को मिली। तो वो एक्सपोजर और साथ में जो उस पूरे यूरोपीय उसमें माहौल में जो एक मतलब डिस्पेयर कहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो मीनिंगलेसनेस है या एक्सप्रेशनिज्म जिसमें
आती हैं ये चीज़ें, उस सब से भी साबका पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनको ये मेरे ख्याल से इन सब प्रभावों की वजह से और अपनी इच्छा की वजह से इस ओर उन्होंने रुख किया। और इसमें जो कोशिशें उनकी थी वो यही थी कि कैसे कम से कम साधन में हम रंगमंच कर पाए, कैसे हमें उसको कमोडिटी बनने से रोका जाए और हम दर्शक से एक मतलब वन टू वन एक रिश्ता बना पाए, सीधे सीधे एक डायलॉग बना पाए। और शायद उसके पीछे जाहिर है इच्छा ये थी कि जब हम सीधे डायलॉग बनाएंगे तब हम उसकी मतलब उसको थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं कि वो सोचे, वो नए ढंग से सोचे, वो एक्शन ले। तो ये कहीं ना कहीं जो उनकी समाज को बदलने की इच्छा, एक तरह का रेवोल्यूशन लाने की इच्छा है, वो भी उसका एक कारण था। और मेरे ख्याल से ये भी कि इस दौर में उन्होंने शिफ्ट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया मध्यम वर्ग पर न केंद्रित होकर, जो पीड़ित लोग हैं या जो मतलब जो उत्पीड़न के शिकार हैं या कि जो शोषित वर्ग है उनके बारे में नाटक लिखना, या कि उनको एक तरह की स्पेस देना, उनको उनकी आवाज़ बनना, ये उन्होंने शुरू किया। और इस मेरे ख्याल से ये छटपटाहट उनकी शुरुआत से दिखती है, वो बड़ी इनडायरेक्टली ये चीज़ें लाते थे अपने मध्यम वर्ग वाले नाटकों में, पर अब वो सीधे सीधे इस पर काम करने लगे। तो और फिर ये भी मेरे ख्याल से उनकी एक समस्या रही होगी कि क्योंकि उनके विचार बहुत डेफिनेट थे, एक तरह का पैशन जो उनका खुद का था, वो अपने कलाकारों से भी एक्सपेक्ट करते थे कि वैसा पैशन हो, वैसा कमिटमेंट हो। और जो युवा कलाकार इस समय जुड़े होंगे, सब में इस तरह से अपने आप को इस तरह के रंगमंच बादल डाके जैसे रंगमंच में झोंक देने की शायद इतनी बड़ी इच्छा ना हो, क्योंकि बादल इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर थे कि ये लोग तो मतलब जो कलाकार ग्लैमर के लिए आते हैं या अपने आप को रंगमंच पे देखने के लिए आते हैं या वाहवाही के लिए आते हैं, ऐसे कलाकार मेरे रंगमंच में नहीं आते। अब कलाकार जो अभिनेता है वो ज़्यादातर वाहवाही के लिए आता है रंगमंच में। ये भी है कि वो कुछ डायलॉग करना चाहता है पर उसके संग वाहवाही भी चाहता है। पर उनके जो विचार रिजिड भी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे, तो इसलिए बहुत से रुकते भी नहीं होंगे कलाकार। तो नए नए अभिनेताओं के संग काम करना है तो वो रंग भाषा कैसी हो जहाँ की बिल्कुल अनट्रेन्ड एक्टर्स आपके संग कॉन्स्टेंटली जुड़ रहे हैं, इसने भी शायद उनको मजबूर किया हो कि वो ऐसी एक भाषा तलाश करें जहाँ मतलब एक्टिंग की ज़रूरत न पड़े, मगर ये कि अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप महसूस करते हैं उस मुद्दे को स्ट्रॉन्ग, आप उसे उन्हीं चीज़ों से जुड़ते हैं जो आजम जाजिद से जुड़ते हैं, तो आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं और उस टीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों ने शेप दिया उनके थर्ड थिएटर को। और एक और चीज़ जो इसी के संग में कहूँ कि बहुत ही दिलचस्प है कि 65 से लेके 72 के बीच में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि एक के बाद एक बदलाव आता चला गया और बड़ी तेज़ी से आता चला गया उनके काम में, उनके अपनी दृष्टि में, काम में, और जिस तरह का रंगमंच की ओर वो मुड़ गए। तो 72 तक आके अगर हम देखें, जब उनको फेलोशिप मिली और वो बाहर गए, तब तक और वहाँ से वापस आए, तब तक देखा जाए तो एक तरह से कॉन्क्रीटाइज हो गए उनके आइडियाज थिएटर के बारे में, एक तरह का प्रारूप भी बन गया कि किस तरह की जगह में वो करेंगे रंगमंच, किस तरह के नाटक वो करेंगे, किस तरह का रंग कर्म वो करके रहना चाहते हैं, जहाँ पे बाहर से साधनों की तलाश वो नहीं करेंगे जिससे कि उनको ये छूट रहे, जैसे थिएटर फ्री थिएटर हो सके, जिसे वो फ्री थिएटर कहते थे, लिबरेट करेंगे। तो एक तरह से यहाँ तक आके वो कंसोलिडेट उसका शेप बन गया। और फिर इसके आगे की मैं बात करूँगी उससे पहले एक चीज़ जो मैंने और इस दौर में पढ़ी जब मैं इस किताब पे काम कर रही थी, तो मैंने देखा कि लैटिन अमेरिका में 1960s के अंत में
एक थर्ड सिनेमा पर एक बहुत बड़ा मतलब थीसिस आया सामने और उस पर बहुत चर्चा चली। और वो क्योंकि नाम सिमिलर थे तो मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा गहराई से पढ़ा और मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा ये बात कि जो जो चीज़ें वो थर्ड सिनेमा के बारे में कह रहे हैं कि कैसे वो बुर्जुआ सिनेमा से उसको तोड़ना है, कैसे स्टेटस को तोड़ना है, कैसे न्यू कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर्स बन गए हैं उसको करने की, उसकी जो भाषा रंग भाषा मतलब सिनेमा की भाषा जो बना दी गई है, हम कैसे उससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, कैसे एक सीधा डायलॉग बनाने की ज़रूरत है, कैसे सिर्फ एक अभिनेता की शरीर पर फोकस करने की ज़रूरत है जिससे बहुत और साधनों की ज़रूरत न पड़े। ये मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे बिल्कुल करीब करीब पैरेलल ये मूवी है। मुझे नहीं लगता कि बादल ने इसके बारे में सुना होगा, मगर मुझे आश्चर्य बहुत हुआ कि इतनी दूर दो देशों में अलग अलग दो कॉन्टिनेंट्स एक ही तरह की सोच, एक तरफ दिशा में काम, और वो काम रेवोल्यूशनरी सिनेमा के लिए था और मेरे ख्याल से बादल दा का काम एक तरह से रेवोल्यूशनरी रंगमंच की ओर जाता हुआ काम था। तो ये मतलब यात्रा में ये पड़ाव तो जैसा मैंने कहा कि 72 में आके कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद जो उन्होंने नाटक लिखे जैसे मिचिल हुआ या मोमा हुआ, इन सब में वो जो नई तरह का रंगमंच है उसकी पूरी भाषा उभर के सामने आई और उसका जो विस्तार है वो भी हमें नजर आता है। बस ये ज़रूर है कि उसके बाद के जो बहुत से नाटक उनमें वैसी गहराई और उनमें वैसी चमक भी मुझे बहुत ही कम नज़र आती है। एक तरह का ढर्रा सा बन गया जिसमें मुझे लगता है कि बादल का हंसते चले गए। और अगर और ये बात मुझे सूझी थी जब मैंने 2000 के करीब उनका मिचिल देखा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बुलाया गया था और वहाँ पे हुआ। और पहली बार मैंने मिचिल देखा था शायद 1970 के आखिर मतलब 70 के दशक में। उसमें जिस तरह की का नयापन था, जो ताजगी थी, जो एनर्जी थी, जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि उसका असर क्या हुआ था हमारे ऊपर। बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल एक नई दृष्टि सामने आई। और ये जो दिशा है रंगमंच की, क्योंकि मेरा भी रुझान बहुत हद तक पॉलिटिकल रंगमंच की तरफ है, तो मुझे लगा ये तो एक बिल्कुल अलग ही भाषा है जो कितनी संभावनाएं लेकर आई। और इसीलिए तब से हम मतलब देखते भी रहे कैसा कैसा उनका काम है। पर जब मैंने 2000 में फिर से मिचिल देखा तो मुझे बहुत सारे सवाल मन में आए, बहुत सारे कि ये क्या हुआ, ये इतना बासी क्यों है, ये इतना बेजान क्यों है। और मुझे लगा कि शायद ये वही एक जो तोड़ने की इच्छा थी एक समय बंधे बंधाए फॉर्म को, जैसे कि रियलिज्म को तोड़ने की कोशिश है या फिर जो कमर्शियल थिएटर का फॉर्म है उसको तोड़ने की कोशिश है। मुझे लगा धीरे धीरे बादल दा अपने ही एक फॉर्म के धब्बे में बन गए और फिर उसी में फंस गए। और ये देख के बहुत दुख हुआ क्योंकि उनकी जो पूरी थियोरी है वो यही है कि जब आप कलाकारों के संग काम करते हैं तो वो उसमें डायरेक्टर का बहुत रोल नहीं है, उसका काम सिर्फ उनसे निकलवाना है। और जब आप उनसे निकलवाते हैं तो हर बार नई नई चीज़ निकलती है, निकलेगी भी, क्योंकि लोग बदल जाते हैं और समय बदल जाता है और माहौल बदल जाता है। पर उनके काम में ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी बदला, ऐसा लगा कि एक तरह का रिवाइवल था पुराने का। तो घिसा पिटा वही बात, वही तरीका, वही कहने का ढंग। तो तब मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठे थे और उनको मैंने कोशिश की थी समझने की कि ऐसा ऐसा क्या हुआ जो गड़बड़ गड़बड़ हुआ। और मुझे लगता है कि सोच के स्तर पे तो उसमें सच में ऐसा था कि वो हर समय अपने आप को रिन्यू करता रहता। तो जो स्थितियाँ थी एक्चुअली कि अगर नए नए कलाकार आ रहे हैं
तो कितना वो कलाकारों पर निर्भर हो सकते हैं कि वही उभारेंगे चीज़ें, ये हमारे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये कि वो जिस जैसे कोई संगठन चला रहे हैं और उसमें कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नया करते समय मेरे ख्याल से ज़रूरी हो जाता है कि एक जना कमान संभाले और वो बताए कि कैसे करना है, क्या करना है। इस चक्कर में जो उनका आइडिया था कि ये सामूहिक होगा, इसकी तैयारी सामूहिक होगी, तो वाकई कितनी सामूहिक हो पाई ये कहना बड़ा मुश्किल है। और लगता ये है कि शायद नहीं हो, बल्कि कुछ हमने उसमें किताब में जो लोगों के इंटरव्यूज छापे तो उसमें उन लोगों ने ये बताया कि उनकी प्रक्रिया वर्कशॉप करते समय तो बहुत साझेदारी की होती थी, पर जब नाटक के निर्देशन की ओर बढ़ रहे होते थे तो वो बिल्कुल डिक्टेटर हो जाते थे। वही बताते थे कि क्या करना है और साझा भी नहीं करते थे कि मैं ऐसी कोरियोग्राफी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है कि इस तरह से कर रहा हूँ। तो मैं यही सोचती थी कि बादलदार वो ग्रुप चलाते हैं, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग विचार हैं, वही नाटक लिखते हैं, वही निर्देशक हैं, वही उसमें एक्ट भी करते हैं, तो कैसे संभव होगा कि उस उनके ग्रुप के लोगों का उनसे असहमति हो और वो मतभेद जाहिर करें। मेरे ख्याल से ये मुश्किल रहा होगा और मतभेद न होने से या डिस्कशन न होने से वो चीज़ एक ढांचे में बंध जाएगी, ये बहुत खतरा होता ही है और मेरे ख्याल से वो खतरा सही साबित भी हुआ। दूसरा मुझे लगता है ये भी हुआ कि जब वो जिस दौर में बदल रहे थे भाषा, उस दौर में तो बड़ी दिलचस्पी थी उनके काम में, बंगाल में खासतौर से। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेन स्ट्रीम थिएटर से हटते गए, जैसे जैसे उन्होंने अपना एक तरीका बनाया, तो उसकी तरफ एक बड़ी हॉस्टिलिटी भी नजर आई बंगाल में खासतौर से। और फिर जिस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते थे, जैसे एक तरह से दागे जाते थे कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, कि आपको नाटक ही नहीं लिखते रहना चाहिए था, या कि आपको प्रोसिनियम में ही नहीं नाटक करने चाहिए थे। तो एक तरह से किसी के लिए भी ये हो जाता है कि उसको डिफेंड करने में, अपने अपने डिसीजन को, अपने जो आपने तय किया उसको डिफेंड करने में आप और उसमें फंसते चले जाते हैं कि नहीं, मैंने जो किया वो ठीक किया और मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि वो बहुत नई चीज़ों को खोज भी नहीं पाए, नई चीज़ें देख भी नहीं पाए, उन्होंने देखा भी नहीं बहुत और बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर रंगमंच बदलता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी रंगमंच में। जिस चीज़ की पहल बादलदा ने की थी अपने समय में कि इम्प्रोवाइजेशन से आइडिया लेके अब एक नाटक तैयार करते हैं, डिवाइस करते हैं, जो आजकल एक एक्सेप्टेड तरीका बन गया है, वो पहल बादलदा की हुई पहल है। पर उस दौर में जब वो एक खास ढंग से कर रहे थे, मैं उनकी एक्सरसाइजेज बहुत बदल रही थी, मैं नाटक लेखन में कुछ नई चमक आ रही थी, पर बाहर बहुत बदलता जा रहा था। तो फिर वो उसमें मेरे ख्याल से स्टेटनेस आना भी शुरू हुआ और टेम्परामेंटली भी मेरे ख्याल से थोड़े ज़िद्दी हैं और ये बड़ी दिलचस्प मेरे ख्याल से बात है कि बादलदा ने अपनी वर्कशॉप की जो मेथोडोलॉजी थी वो देश भर में घूम घूम के बहुत से रंगकर्मियों के साथ शेयर की। जैसा कि अनिल जी ने बताया अभी कि आजमगढ़ जैसी जगह जाके, इलाहाबाद जाके, तमिलनाडु, मतलब पूरे देश के अलग अलग छोटी छोटी जगहों में जाकर उन्होंने इस मेथोडोलॉजी को साझा किया और लोगों को उत्साहित किया। वहाँ पर क्योंकि बादलदा पर डिपेंड वो लोग नहीं कर सकते थे बादलदा के जाने के बाद, तो लोगों को दिशा मिली और उस दिशा को लोग अपने अपने ढंग से आगे ले गए। तो दूसरी जगह तो बहुत इनोवेशन हुआ है थर्ड थिएटर के ही काम में, दूसरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ बादलदा ने काम किया और जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। मगर बंगाल में उनके अपने ग्रुप के साथ वो काम आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने एक्टर्स को, अपनी टीम को एम्पावर वो नहीं कर पाए और इसीलिए जो आंदोलन जैसा बनाने की उनकी कोशिश थी वो बंगाल जैसी जगह में तो नहीं बना, पर हाँ पूरे देश में वो ज़रूर बना।
और इसीलिए मैं आखिर में क्योंकि समय खत्म हो गया है और अनिल जी परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तो इससे पहले मैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, उससे पहले दो और चीज़ें कहना चाहती हूँ कि उनके अपने अप्रोच में कहाँ कहाँ मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, बदलाव की ज़रूरत थी। वो थोड़ा सा अगर पीछे हट के अपने काम को देखते तो समझ पाते। जैसे मुझे लगता है कि उनका जो फॉर्मुलेशन था कि दूसरे रंगमंच में जो ट्रेडिशनल रंगमंच है, कन्वेंशनल, उसमें एक्टिंग फेक होती है, पर मेरे रंगमंच में मतलब हम ऐसा रंगमंच करना चाहते हैं जहाँ फेक वो डायरेक्ट वो एक्टिंग बाय बीइंग हो। पर ये मानना कि एक्टिंग कभी भी बीइंग होगी ये संभव ही नहीं है। एक अभिनेता को दर्शक का ख्याल रखना ही होता है और बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना ही होता है। और इसीलिए हमेशा दोनों ही तरह के रंगमंच में एक तरह का जुड़ाव अपनी मतलब कोशिश से, एक तरह के मेहनत से बनता है। इसमें भी क्योंकि एक्टर एक ढंग से मुद्दे से ज़्यादा जुड़ते थे, तो मुद्दे के प्रति और कैसे आप कह रहे हैं बात, तो वो जुड़ाव ज़रूरी था। और दूसरे में क्योंकि आप एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उसको कितनी गहराई में समझते हैं, वो जुड़ाव ज़रूरी होता है। और अच्छा अभिनेता दोनों में ही वो होगा जो उसको अपना लेता है और फिर अपने तौर पर उसको आगे बढ़ाता है। पर इस मान्यता में उन्होंने एक्टिंग को कैसे बेहतर और किया जा सकता है, कैसे और शेड्स दिए जा सकते हैं, उस पर बहुत काम नहीं हुआ। उनकी जो शारीरिक भाषा थी वो वैसी ही बनी रही भाषा थी। और एक और आखिरी चीज़ की दर्शक से जो रिश्ता है उसको भी उन्होंने कभी का मुझे नहीं मालूम, पर जब तक मैंने देखा, काफ़ी बार तक देखा, हमारे छात्रों के संग भी एक बार उन्होंने काम किया था, तो वो ये मानते थे कि जब आप जाके दर्शक को कन्फ्रंट करते हैं और उससे डायरेक्ट सवाल करते हैं तो आप उसको एक्शन पे मजबूर करते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। दर्शक कई बार जब आप उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं तो वो और अपने अंदर घुस जाता है और वो नहीं उसको अच्छा लगता कि कोई उसकी स्पेस में या उसको पुश कर रहा है। तो क्या और तरीके होंगे कि हम लोगों को मतलब दर्शक से जो रिश्ता है इस पर भी बहुत आगे काम उन्होंने नहीं किया, जो कि बादल दाग ही कर सकते थे क्योंकि उनका कमिटमेंट और पैशन उस दिशा में था। पर इन सब चीज़ों के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो काम किया उसमें नाटककार, रंगकर्मी, विचारक, प्रवर्तक के रूप में सिर्फ पूरे देश में नहीं पर देश विदेश में भी बहुत असर डाला। अकेले मेरे ख्याल से बिल्कुल अपने कहीं एक नई रंग भाषा और उसके प्रवर्तक के रूप में काम किया, जो देश भर में घूम घूम के रंगद्वारी रंगमंच के वर्चस्व को तोड़ने का काम और ये कि कैसे अलग अलग स्पेसेस में किया जा सकता है, कैसे दर्शक से रिश्ता बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये वो किया। अभिनेता को केंद्र में लाए, इम्प्रोवाइजेशनल और डिवाइस थिएटर को उन्होंने मतलब एक नई प्रक्रिया उन्होंने बनाई। देश की परिस्थितियों के अनुकूल कैसे साधनहीनता के बावजूद अच्छा रंगमंच हो सकता है। और ये सब चीज़ें वही हैं जो एक एमिटर रंगकर्मी मांगता है। और हमारे जैसे देश में जहाँ साधनों की कमी है और जहाँ के प्रशिक्षित रंगकर्मियों की भी कमी है, पर पैशन बहुत है, कमिटमेंट बहुत है, तो बादल सरकार का रंगकर्म बहुत आकर्षित करता है, बहुत अपनी ओर खींचता है और बहुत इंस्पायर करता है। और उसने कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया भी। मुझे बहुत दुख होता है बार बार कि उनको जितनी मान्यता मिलनी चाहिए थी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उतनी मान्यता नहीं मिली क्योंकि वो स्वभावतः पीछे रहते थे। और मुझे ये तो और भी बहुत दुख है कि मेरी अपनी किताब जो मैं चाहती थी कि उनके सामने आए और वो बड़े खुश थे कि मैं ऐसी किताब एडिट कर रही हूँ, वो नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अपना भाषण खत्म करती हूँ, फिर आपके सवाल होंगे तब किताब के बारे में भी। कीर्ति जी बहुत बहुत आभार। सबसे बढ़िया बात है कि आपके मन में जो बहुत सारे प्रश्न हैं ये नेमी जी के मन में भी थे। नेमी जी भी
अक्सर कहते थे कि हमने अपना एक नाटककार खो दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि शताब्दी के अरिजीत रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बादल दा के साथ लगातार काम करते रहे। तो शायद वे आपको इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे सकते हैं। मैं अरिजीत दा से निवेदन करूंगा कि अपनी बातचीत को बहुत संक्षेप में रखें। अरिजीत दा। नमस्कार, आवाज नहीं आ रही? हाँ, ओके, sorry, mic is not working. Okay, now मुझे आप सुन रहे हैं? सुनते हैं? सुनाइए। अच्छा, क्या मैंने आपका प्रश्न, लेकिन मैं तो एक्टर थे, मैं उनका स्टूडेंट थे, मैं शताब्दी की आधारित थे। तो आपने पूछिए, क्योंकि आपने पूछा 1972 वो जो फेस थे ना, एक्चुअली यू हैव नॉट मेंशन, आपने मेंशन नहीं किया। आपका मालूम है विशाखा राय को आप पहचानते थे? उनकी जो सेकंड वाइफ, बादुल्ला का जो सेकंड वाइफ मिलादी से आपका कोई ताल्लुक था? ये मतलब मेरा परिचय नहीं था, पर मैं जानती थी। हाँ, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है बादुल्ला का। ये जो शताब्दी, ओल्ड जो शताब्दी है, जहाँ पर वो जो रिपर्टरी और वो जो क्या बोले कि एक्टिंग, क्या वो टीम जो है ना, वाणिज्यिक टीम जो है, कमर्शियल जो टीम है, कमर्शियल जो थिएटर है, उसी तरफ तो शताब्दी एक टाइम पे थे। लेकिन वो कन्वर्ट हो गया जब वो ये 1972 का बाद, और उसी टाइम पर वो जो नक्सलवादी आंदोलन यहाँ पर थे, बंगाल का जो नक्सलवादी आंदोलन, इसमें थी वो विशाखा देवी और बहुत सारे एक्टर्स जो ज्वाइन किया शताब्दी में उसकी टाइम पे। और हमारा मन में जो देश था, हमारा मन में जो समाज था, हमारा मन में जो चेंज था, वही तो हम भूमा में डाले थे, बासी खबर में डाले थे, वो मिছিল में डाले थे। तो ये तो और ये तो चल रहा है। हम लोग तो कोई नई काम भी कर रही है। तो आपका प्रश्न क्या है? मैंने बादुल्ला का बाद जो हम लोग है, हम लोग जो अभिनेता अभिनेत्री है, इसमें आपका पूछना ही क्या है? ये हम काम कर रही है और नहीं? हाँ नहीं, मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो तरीका उन्होंने इजाद किया उस समय, जब जैसे आप लोगों ने कोमा की मिছিল किया, उसके बाद उसमें क्या बदलाव आया काम में? कोई बदलाव आया? हाँ, काम में तो बदलाव आया, लेकिन क्योंकि हाँ बताइए दादा। बताइए इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है इंग्लिश में ओके जी। हाँ जी, पूछिए कीर्ति जी, प्लीज आस्क मी। हाँ, क्योंकि मुझे जो हमने बीच में भी जाके कुछ थोड़ा काम भी देखा, जब किताब पर काम करने, तो जब भी काम कर रहे थे, उनका कोशिश यही था कि जैसे होता था वैसे करें, उसी नाटक। नहीं कीर्ति जी, we are doing some separate thing. I am just teaching the students in some schools where I practice in new form, and 17th I will say about that. Okay. Hello, some problem is going on. Hello. Okay, wait. Hello. Actually, in 17th I will say something about this, because in the school practices we are doing physical theater, we are doing mental and physical both, and that is our new achievement. We are doing the theater through Badulla's practice, because personality development, now the soft skill development which has come for the human being, we are practicing that from third theater. We got this because we did physical theater at that time, and that physique and mind both combinedly. Now I particularly working on that in psychiatry. Now the therapy of the theater are the product of third theater बादल सरकार। बादुल्ला का जो चीज, वो मन का जो प्रस्तुति, वो देह का जो प्रस्तुति एक साथ, that is I am doing now.
I am practicing it with the schools. That is our achievement. That is a new practice. That's a very nice thing to know. But hello. हाँ नहीं, ये मुझे अच्छा लगा जान के, क्योंकि मैंने जैसे संचयन वगैरह से भी जब बात की तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो लोग थिएटर ma'am, we are not doing copy pasting. We the people, we are not doing the copy pasting. We practice in separate way. Actually, the trust game, actually the sound making game, those all practices. Now we are evolving in some other way, and we are practicing with the students. We are practicing with the groups, and now the dramas are changing, and we have written our own theater following Badulda. उनकी जो सृजन थे वो नाट्य भाषा, एक्चुअली you are very much pleased and comfort with the नाट्य भाषा of Badal Sarkar. सृजन का जो creativity of the drama is really it's a separate thing. Aestheticism and production and but we are also doing little bit nearest to Badal Sarkar. We are not Badal Sarkar. We are not so much intelligentsia, but we are trying, and that is also a separate thing. Actually, in India, particularly the drama, the conservation, that is what you call museum are doing everything in संरक्षण जो बताते हैं, वो ये नाटक का चीज में बहुत कमती होता है. सारे देश में बहुत सारे दल और बंगाल में भी हम लोग इसी पर आधारित है. We are doing with so many teams. We are using the space. We are using the new language. We are practicing it. If you give us the chance to do it in your area or in your places, then we can show you. I got 2013 the. We are doing. ठीक है. माने ठीक है. आपको निराश ठीक है. रखिए कुछ नहीं. ओके. ठीक है. जवाब धन्यवाद. ठीक है. धन्यवाद अरिजीत दा. धन्यवाद. हाँ जी. क्योंकि ये भी है कि जैसे कन्हैया लाल पर असर पड़ा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, प्रवीर गुहा पर असर पड़ा एक ढंग से, अनंत जी के अलग ढंग से. ये जो फैलता है तब वो आंदोलन बनता है. जब वो एक ही जगह तक सीमित हो जाता है तब समस्या होती है. तो जैसे अरिजीत जी ने बताया आगे ले जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और ये तो मैं खुद महसूस करती हूँ. So many twins are doing. Actually, so many teams are doing it. हाँ. ठीक है. और मैं अब इफ्ता के महासचिव श्री राकेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि उनके मन में कीर्ति जी को सुनने के बाद, अरिजीत दा को सुनने के बाद अगर कोई प्रश्न है तो वो अपनी बात रख सकते हैं. श्री राकेश जी. नहीं, प्रश्न जैसा तो कुछ नहीं है. मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कीर्ति जी ने पूरी बादल सरकार की रंग यात्रा, खाली नाटककार की यात्रा नहीं बल्कि रंग यात्रा, उसको सामने रखा. और ये सौभाग्य अभी नहीं मिला कि वो किताब उनकी है वो पढ़ पाऊँ, लेकिन जल्दी कोशिश करूँगा कि उसको भी पढ़ा जाए क्योंकि बहुत ज़रूरी किताब है. मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो पीपल्स थिएटर का कंसेप्ट जिनके दिमाग में भी जब भी आया और जहाँ से शुरू हुआ, तो उनमें जरूरी नहीं है कि वो किसी संस्था से जुड़ करके ही पीपल्स थिएटर किया जाए. इसको बहुत सारे लोगों ने बाद में इसको प्रमाणित किया. और एक विचार है जो कहीं से शुरू हुआ था, वो एक संगठन के रूप में भी, चूंकि पीपल्स थिएटर नाम ही पड़ गया तो अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे जब कोई पीपल्स थिएटर की बात करेगा तो वो इप्टा की ही बात करेगा. ये सब एक्सटेंशंस हैं पीपल्स थिएटर के, एक तरह से एक्सटेंशंस भी और एक तरह से उसको और मॉडिफिकेशन और उसका एडवांसमेंट जिसे कहा जाए.
जिनमें मैं बादल सरकार को भी उसका एक एडवांसमेंट के रूप में, और बहुत सारे लोग हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कोई यहाँ वक्तव्य देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं कीर्ति जी से सिर्फ यही एक तरह से वो और ज्यादा इसको स्पष्ट कर दें, मैं स्पष्टीकरण के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि उन्होंने एक बात इसमें जो उठाई, मुझे लगता है कि देखिए ये इसको उन्होंने कहा कि वो नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट है उसी के आसपास ये पूरा ये जो नए तरीके का एक रंग भाषा का जो आंदोलन है, तो मैं नहीं जानता कि वो सीधा प्रभाव है या परोक्ष प्रभाव है, लेकिन एक प्रभाव तो ये है कि वो उनके ऊपर वो परोक्ष प्रभाव ये है कि उनको वो प्रेरित करता है कि वो संथाल आंदोलन तक जाते हैं उसको ट्रेस करते हुए, और एक तरह से वो ब्रेख्त के भी पास जाते हैं जब वो काकेशियन चाक सर्किल का वो करते हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो ये तो बहुत स्पष्ट है। उसके कुछ उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ कि जैसे मुझे जान के आश्चर्य हुआ था कि ये समीक बंदोपाध्याय के किसी इंटरव्यू को मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था, तो मैं नहीं जानता कि वो फुलफिलमेंट उसका हुआ कि नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लेनिन जन्म शताब्दी शायद 1970 में थी, वेरी लेट इन द लास्ट डेज ऑफ बिजोन भट्टाचार्य, आखिरी समय में बिजोन भट्टाचार्य के। तो बिजोन भट्टाचार्य लेनिन की जन्म शताब्दी पे एक नाटक करना चाहते, नाटक लिखा था। हाँ, और वो नाटक जो है उसमें उन्होंने बादल सरकार को, क्योंकि वो किसी एस्टेब्लिश्ड एक्टर को नहीं रखना चाहते, तो बादल सरकार को उन्होंने एक्टर उसमें कहा कि तुम इसमें करो। फिर वो रिहर्सल चली, अब उसके आगे की मुझे कथा नहीं मालूम है, वो पता लगाया जाए कि क्या हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये स्पष्ट है कि सूत्र उनका बिजन भट्टाचार्य से जुड़ाव, उस नाटक में काम करने का एक ख्वाहिश है, उसमें जाकर रिहर्सल करना, तो वो तो स्पष्ट है कि उनका जुड़ाव है। अब वो सीधा है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा होना से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तो पार्टी में थे, जी पार्टी में थे, वो छोड़ी था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वो सीधे या परोक्ष का सवाल नहीं है, तो एक्सटेंशन के रूप में आप इसको कैसे और उसको फर्दर इसको मतलब स्पष्टीकरण इसका करना चाहें तो कुछ इस पे करें कि कैसे वो, जैसे मैं जब नाटक पढ़ती हूँ उनके उस दौर के, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो हताशा वो मिडिल क्लास को लेके दिखा रहे हैं वो क्यों है, जब उनके आसपास जो हो रहा है वो बहुत ही इंस्पायरिंग, पूरा नक्सलवाड़ी आंदोलन जिसमें युवा लोग अपनी जान देके और उससे जुड़े, वहाँ पर ये महसूस करना उनका इतनी गहराई से कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते, या कि आज का युवा नहीं लेता, या डरपोक है, या कि वो बस थोड़े थोड़े बदलाव ही कर सकता है, कोई महत्वपूर्ण बदलाव की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता। ये जो उनकी हताशा है वो समझ में नहीं, ये मेरा मतलब है। नहीं, तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये पूरे उसकी एक डाइकोटमी तो समझ की पूरे इस सर्किल में रही है, वो डाइकोटमी नहीं, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्सिटी रही है उसकी, कि देखिए जैसे जब हमने इस देश के संविधान को बहुत शुरू में देखा तो हमने स्वीकार ही नहीं किया था, जो लोग इस धारा के लोग आजादी को ही नहीं स्वीकार किया था। आप याद करें तो संविधान सभा में नहीं गए थे, संविधान को नहीं स्वीकार किया था, लेकिन जब ये मान लिया तो कुछ लोग थे जिन्होंने स्वीकार किया। अभी भी है वो धारा कि कुछ लोगों ने इस देश के संविधान को, जो संविधान सभा में पारित हुआ, जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, उसको मान लिया। जिन लोगों ने उसको मान लिया, उनके नामकरण जो भी हों, लेकिन जब वो मान लिया उन्होंने, तो वो संविधान सम्मत तरीके से चलने की तरफ, चाहे वो आर्ट में, लिटरेचर में, या पॉलिटिकल फॉर्म्स में, या दूसरे फॉर्म्स में गए। लेकिन वेयर एज कुछ लोग अभी भी हैं, आज की तारीख में भी कुर्बानियां दे रहे हैं, और जो इस संविधान को मानते ही नहीं, उसको मान्यता ही नहीं देते कि ये बेकार है, कूड़ा है, वगैरह वगैरह। वो फॉर्मुलेशंस तब भी थे जब नक्सलवाड़ी आंदोलन
हुआ था और उससे फिर बहुत लोगों के मोह भंग हुए। उन लोगों के भी जिन्होंने उसको शुरू किया था, आज वो संविधान का अनुपालन करने के रास्ते पर पहुंच गए। तो मैं समझता हूं कि बादल सरकार उसी समय, जो मैं समझ पाया हूं कि बादल सरकार शायद उसी समय इस उहापोह में रहे होंगे। मैंने उनसे इस बारे में कभी, मेरी भी हालांकि उनसे मुलाकात हुई, लेकिन तब ऐसा मेरे दिमाग में कभी अकर नहीं किया। ये प्रश्न तो अब उठ रहा है, लेकिन शायद ये रहा होगा कि वो इस उहापोह में रहे होंगे, क्योंकि वो भी एक मध्यवर्ग से आए हुए थे। वो सीधे ग्रास रूट वर्कर के नहीं थे या कोई उस तरह के नहीं थे, मध्यवर्ग के आए हुए व्यक्ति थे। तो इस उहापोह में शायद रहे हों कि उनका रास्ता क्या है, ये है या वो है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट मैं समझ पाता हूं, और आपके वक्तव्य से भी स्पष्ट होता है कि वो पीपल्स, उनका जो जन पक्ष है वो बहुत स्पष्ट है। ये उनके सारी रचनाओं में, उनके काम में भी बहुत परिक्रमा करने लगे और वहां जाके नाटक करने लगे गाँव में। जी जी, दिशा ही वो उनके काम की दिशा ही। तो कीर्ति जी, हमारे साथ नाटककार राजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। वो भी इसी धारा के लिखते हुए, और उनका भी रंगकर्म में आज 45 साल का एक अनुभव है, एक अभिनेता निर्देशक के रूप में, और लेकिन नाटककार के रूप में वो ज्यादा हैं। तो राजेश कुमार जी के मन में अगर कोई बात हो तो वो भी कह सकते हैं। जी, राजेश कुमार जी। हाँ, शुक्रिया अमित जी। नाटककार तो अब हो गया हूँ, लोगों ने बना दिया है। लेकिन मैं भी एक एक्टर था कभी, और निर्देशक अभी भी रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा बातचीत जो हो रही है उसमें। पहले तो मैं कीर्ति जी को बताना चाह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि जो नक्सलवाड़ी से उनके बारे में उनकी जानकारी थी कि नहीं थी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो अनिल भौमिक ने, अशोक भौमिक ने एक पुस्तक उनकी आई हुई है। बहुत पहले जब आजमगढ़ में जब बादल दा आए थे तो अनिल रंजन भौमिक ने वर्कशॉप कराया था। तो वहीं पर अशोक भौमिक भी वहीं थे। तो उन्होंने वहां पर उनसे बातचीत भी की थी, और एक पुस्तक भी आई है अंतिका प्रकाशन से, उसका मैं रेफरेंस देता हूं। उसके बाद मैं सवाल, एक दो सवाल हैं, तो क्या कहते हैं, तो पहला ये है कि एक मिनट बात करना, इसी किताब में बातचीत की है उन्होंने। हाँ, ये बाद में लास्ट में बातचीत है। उसमें नक्सलवाड़ी मूवमेंट के बारे में है बातचीत। तो ये, हाँ, उसमें देखिए, उसमें उन्होंने बातचीत में अशोक भौमिक ने कहा है कि क्या कहते हैं, हाँ, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता त्यागी थी 1950 के समय में। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता, पहले इसका मतलब है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे, बाद में इन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी। हाँ, फिर वो कहते हैं कि कभी आपने वोट दिया था, तो उसमें है कि आजादी के बाद बस एक बार वोट दिया था, फिर आज तक कभी मैंने वोट नहीं दिया। चुनाव का मतलब ये नहीं होता है कुछ अकर्मण्य और स्वार्थी उम्मीदवारों में सापेक्षिक रूप से जो कुछ कम स्वार्थी और कम निकम्मे लगे उससे चुनना हमारी मजबूरी हो, ऐसे चुनाव में मेरा विश्वास नहीं है। बिल्कुल ये धारणा आप देखेंगे, ये धारणा उस वक्त सारी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव में था। एक धारा जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसको कह सकते हैं कि नक्सलवाड़ी की जो धारा थी, वो चुनाव में कहीं ना कहीं विश्वास उनका नहीं था, और उसको बुर्जुआ संस्थान पार्लियामेंट को मानते थे। हाँ, फिर उन्होंने कहा आपके पश्चिम बंगाल में तो कई दशकों से कम्युनिस्ट राज है, मुझे शर्म आती है कम्युनिस्ट करने। बादल सरकार कह रहे हैं, अब से खुलेआम कह रहे हैं, आप से खुलेआम कर रहे हैं कि पूंजीवाद का विकल्प नहीं है। पूंजीपतियों के तलवे चाट रहे हैं, उन्हें दावत देकर कारखाने खोलने, पूंजी निवेश के लिए उसके पैरों तले लाल कालीन बिछाकर अपने देश में आने के न्योता दे रहे हैं। भौमिक जी सवाल पूछ रहे हैं, नंदीग्राम और सिंगूर जैसे तमाम हादसे इसी विरोधाभास की देन है। तो उनका जवाब है, इसमें कोई शक नहीं, इनकी मति मारी गई है। सिंगूर में छोटी कार
1 लाख वाली पीपुल्स कार, जनता की गाड़ी की फैक्ट्री खोलेंगे? भाई, भारत में जिन लोगों के पास 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने और पेट्रोल पर खर्च करने की क्षमता है, वो क्या यहाँ की जनता है? जिस मुल्क में मुट्ठी भर लोगों के पास लखटकिया गाड़ी खरीदने की क्षमता है, वहां उसे पीपुल्स कार कहना एक बेहतर जनता को गाली देने जैसा है। उसे इसी प्रदेश में होना था। मतलब देखिए, वर्तमान उस वक्त के पार्टी को वो कंडेम कर रहे हैं। एक और सवाल जिससे बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा कि 70 के दशक में इसी प्रदेश में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस आंदोलन से सहमत हैं? उनका जवाब है, मैं हिंसात्मक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता, पर मैं गांधीवादी भी नहीं हूं। हिंसा का प्रयोग कहां हो रहा है यह देखना जरूरी है। सीपीएम के लोगों ने नक्सली कार्यकर्ताओं को मार डाला या नक्सलियों ने एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, पुलिस को मार डाला, इससे क्या होगा? जिनके खिलाफ हिंसा का रुख मोड़ना जरूरी था, उनका तो बाल बाका नहीं हुआ। वे समय के साथ और भी ताकतवर और अत्याचारी हो उठे हैं। एक वामपंथी पार्टी का सदस्य दूसरी वामपंथी पार्टी के सदस्य को इसलिए मारे कि एक दूसरे के राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं, तो मैं इस तरह की हिंसा के खिलाफ हूं, ऐसी राजनीति के खिलाफ। वो बार बार कहते भी थे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल हूं। मेरे नाटक जो है सारे पॉलिटिकल हैं। आज देखिएगा, एक ट्रेंड है थिएटर में जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थिएटर नहीं करना चाहिए। आपका तो पॉलिटिकल थिएटर है, लेकिन ये खुलेआम कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल थिएटर हूं। लेकिन मेरा पॉलिटिकल थिएटर करने का मकसद है आदिवासियों के सवाल को उठाना। जो जंगल में हो रहा है, भोमा जो है, स्पार्टकस, सगीना महतो और जुलूस। सगीना महतो जो पूरा ट्रेड यूनियन के आंदोलन को 1972 में अपने वो लाते हैं आंगन मंच में कर रहे हैं वो नाटक को। तो उस वक्त जो है लोग बहुत नाराज थे। उस वक्त वर्तमान सत्ता से लोगों का मोह भंग हो रहा था, और मोह भंग करने कारण ही आप देखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी 2 भाग में विभाजित भी होती है, और पूरा नक्सलबाड़ी में किसानों का जो एक आंदोलन होता है, वो आंदोलन एक हिंसात्मक रूप में जाने के बाद एक नए तरह का रूप होता है। आप देखिए कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के लड़के नुक्कड़ों पर आ गए, सड़क पे आ गए, और उस पे काफी वायलेंस, हिंसा को हम देखते हैं। तो लेकिन सरकारी हिंसा भी है हमारे सामने। तो इन सब को बादल सरकार नोटिस कर रहे थे। बादल सरकार नक्सलाइट नहीं थे, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन था, और इसीलिए भोमा में ये उभर के आ रहा है। आपको सगीना महतो में ये चीजें आ रही हैं। और हमारे देश में जो छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, उसके बाद का जो उनका नाटक लिखा हुआ जुलूस जो है, 1975 में वो नाटक करते हैं जुलाई में। 74 में जब एक कलाकार को वहां सैल्यूट संस्था की, जब वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी पार्क में एक नाटक कर रहा था, तो उसको कांग्रेस के गुंडे और पुलिस ने अटैक कर दिया, सैल्यूट संस्था के लोगों को, और उसको मार डाला। तो उसको मारने के प्रवीर दत्ता, और मारने के बाद उसका प्रभाव पड़ता है। वो डरते नहीं है, न निराश होते हैं बादल सरकार। वो जुलूस नाटक उसके बाद का ही है। हमारे देश में जो छात्र आंदोलन देख रहे हैं, फिर जिस तरह से आपातकाल आता है और जिस तरह से धर्म की भूमिका होती है, वो जुलूस उसका एक दस्तावेज है। और इसलिए आप देखिएगा कि हमारे देश में, पूरे देश में जुलूस का बहुत किया। एम के राणा ने किया, पटना में सतीश आनंद ने बहुत सारे उसको शो किए। मेरा सवाल अब ये है, मैं अरिजीत रॉय से भी और मैडम से भी पूछूंगा कि इसी के समानांतर बादल सरकार के थर्ड थिएटर के समानांतर, या उसके पहले से एक पीपुल्स थिएटर जिसकी राकेश जी चर्चा कर रहे हैं, पीपुल्स थिएटर हमारे देश में 1942-43 से एक परंपरा चली आ रही है। और उसकी परंपरा कहीं ना कहीं हमारा रूस की क्रांति भी रही है, और चीन में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है माओ का, वहां पर भी जो एक कल्चरल मूवमेंट हो रहा है, सांस्कृतिक आंदोलन हो रहा है, वो सबका एक तरह से हमारा नुक्कड़ नाटक में वो उभर के आता है। वो नुक्कड़ नाटक कहीं ना कहीं आप देखें तो वो 6ठे दशक के अंत में और 7वें दशक के प्रारंभ में शुरू हो जाता है। अब बादल सरकार का थर्ड थिएटर भी आता है।
उत्पल दत्त की पोस्टर थिएटर, सड़क नाटक जिसको कहते हैं बंगाल में, वो भी नाटक वहां सड़क नाटक वो उत्पल दत्त कर रहे हैं, वो थर्ड थिएटर नाम नहीं दे रहे हैं। तो हमारा ये प्रश्न है चाहे अजीत से चाहे मैम से, कि एक धारा नुक्कड़ नाटक की एक लंबी रही धारा जिसके साथ आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यापक लोग जुड़े रहे, लेफ्ट के बहुत सारे जुड़े रहे, पीपुल्स थिएटर के बहुत सारे लोग रहे, और आज भी कहीं न कहीं नुक्कड़ नाटक हम देश में देख रहे हैं। लेकिन थर्ड थिएटर जो है वह कैसे अलग हो रहा है नुक्कड़ नाटक से? और बादल दा ने अपनी रंगमंच की पूरी धारा को, जबकि धाराओं में समानता है, गुरुशरण सिंह भी उसी तरह से कर रहे हैं। आप गुरुशरण सिंह के स्क्रिप्ट देख लें, आप सफदर हाशमी के बहुत सारे देख लें, या और भी समकालीन बहुत सारे लोग देखेंगे नाटक, शिवराम का देख लें चाहे और दूसरे, तो वो धाराएं जो थी लगभग वही धाराएं थी जो क्या कहते हैं बादल दा की धाराएं थी, बल्कि नुक्कड़ नाटक तो आज भी हमारे सामने है। ठीक है राजेश जी, आपका प्रश्न हो गया। बस एक प्रश्न और एक प्रश्न, हाँ नहीं बस एक प्रश्न और है मेरा, बस क्योंकि बादल दा लंबे समय तक रहे हैं, बल्कि शताब्दी तक में भी रहे हैं। तो जो इधर थिएटर में जो चेंजेस आए, मतलब थिएटर में चेंजेस का मतलब है कि थिएटर में जहाँ पहले एक क्लास स्ट्रगल पर हमारा ज्यादा जोर होता था, और वही चाहे लेफ्ट का हो चाहे बादल सरकार का हो, तो वो बाद के दिनों में 90 के बाद में एक नए तरह का थिएटर हम देखते हैं, चाहे मराठी थिएटर से लेकर, और हिंदुस्तान में एक नए तरह का जो कास्ट के सवाल को भी उठाता है। अंबेडकर का भी प्रभाव पड़ता है, फूले का भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या बादल दा, इससे अरिजीत राय से मैं पूछता हूँ क्योंकि वो बहुत करीब हैं, तो क्या बादल दा का ये सवाल, क्योंकि बंगाल में भी जाति का सवाल रहा है, तो बादल दा कभी इस तरह की उन्होंने चर्चा की है या उनके नाटकों में कहीं लाने की कोशिश की है? ये दो सवाल है। राजेश जी, अरिजीत जब परसों 17 तारीख को आएंगे तो उस दिन ये प्रश्न का उत्तर देंगे। आज कीर्ति जी 17 को अरिजीत दा का स्पेशल कार्यक्रम जी। पहला सवाल तो ये कि बादल दा का स्ट्रीट थिएटर से क्या ताल्लुक है। मतलब ये तो हम सबको पता है कि वो पार्टी के मेंबर थे, फिर उसको उन्होंने छोड़ा, वो उसकी स्ट्राइक कमेटी के एक्टिव मेंबर थे, और उससे फिर डिसइल्यूजन होके उन्होंने छोड़ा, या पहले तो उन्हें हटाया गया, पर वो जनरली पार्टी में, क्योंकि उनको लगता था डिस्कशन का रोल नहीं है, पर मतलब सवाल पूछने की स्पेस नहीं। और ये कि उनका सारा काम मतलब लेफ्ट ओरिएंटेड ही है, वो लोगों की हित की बात सोच रहे हैं, आम जनता की, पीपल की बात सोच रहे हैं, उनके सारे काम में ये है। उनका रंगमंच का जो फॉर्म उन्होंने क्रिएट किया वो भी यही बात कह रहा है कि आम लोग वो रंगमंच कर पाए और आम लोग वो रंगमंच देख पाए, इसीलिए उन्होंने वैसा रंगमंच बनाया। तो उनकी वो जो झुकाव है वो तो बहुत ही मतलब ऑब्वियस है। जहाँ तक स्ट्रीट थिएटर से ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रीट थिएटर की शुरुआत तो इफ्ता के दौर में हो गई, पर एक तरह की भाषा का बदलाव, जैसे कि जिस तरह का रंगमंच बादल दा कर रहे थे, जिसमें कि एक एक्टर के शरीर से या कि एक्टर की कोरियोग्राफी से, एक्टर्स की कोरियोग्राफी से बात कहने की कोशिश है, ये भाषा जो रंग भाषा है, ये बदलाव बादल दा के इंटरवेंशन से आया। और मेरे ख्याल से वो बहुत गिव एंड टेक की स्थिति है कि बादल दा पे भी असर होगा। जो इफ्ता का रंगमंच उस दौर में था, वो उनकी जानकारी भी थी, और जो बादल दा खुद कर रहे थे उससे जो बाकी लोग स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव था। और जो दिलचस्प बात है बादल दा के काम की, कि उनके काम, क्योंकि वो रंगमंच से भी उतना ही गहरे जुड़ा था जितना कि पॉलिटिकल कमिटमेंट से, तो दोनों धाराओं पे उसका असर पड़ा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब जो कला के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं उन पर भी, और जो रंग कर्म कर रहे हैं उन पर भी। तो जैसे कि शारीरिक भाषा रंगमंच के लिए हो, इसका असर बहुत से थिएटर ग्रुप्स में पड़ा, जो जरूरी नहीं है कि स्ट्रीट थिएटर ही कर रहे हैं। जैसे प्रवीर गुहा स्ट्रीट थिएटर नहीं कर रहे, पर जो प्रभाव है वो बड़ी डोमिनेंटली बादल सरकार का प्रभाव है, या बादल सरकार
ग्रोटोव्स्की के का प्रभाव बादल सरकार के जरिए उन तक पहुंचता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऊपर बादल सरकार का प्रभाव अलग अलग ढंग से पड़ा, और ज़रूर स्ट्रीट थिएटर पर भी उनके काम का असर पड़ा। नाटकों, बहुत से लोगों ने उनके नाटक खेले अपने स्ट्रीट थिएटर में करने के लिए, और बहुत से लोगों ने उनकी जो रंग भाषा वो बना रहे थे उसको इस्तेमाल किया। हमारे जैसे लोग जो कि अब ज़्यादातर डिवाइस थिएटर करते हैं और इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए ही नाटक को तैयार करते हैं, ये रियलाइज़ करते हैं कि इसकी शुरुआत तो वाकई बादलदार के समय हुई। बाद में हम कितनी हैं और बाहर के उदाहरण ले लें, पर जो हमारे देश में हम देख पाते हैं वो बादलदार में ही उसकी शुरुआत है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है एक पूरे रंग कर्म जो कि बंगाल में नहीं रिकग्नाइज होता। मतलब सब जो दुख होता है मेरे ख्याल से उनके लिए, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस प्रदेश में वो जुड़ के काम कर रहे थे वहाँ पर इसका रिकग्निशन बहुत कम है। हम सब जो बाहर हैं और जिन्होंने कभी भी उनसे मिले हैं, उनका काम देखा है या उनके संग काम किया है, वो इस प्रभाव को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसका महत्व जानते हैं। और जहाँ तक कीर्ति जी बहुत कास्ट के बारे में मैंने नाटक में बहुत कम रेफरेंसेस हैं, वो जहाँ पे भी डिफरेंसेस की बात करते हैं उसमें रेफरेंस ज़रूर आता है कास्ट का, पर अलग से कास्ट पर नाटक उन्होंने लिखा हो या कि वो चिंता उनकी एक मेन चिंता हो, वो मेरे ख्याल से हर मार्जिनलाइज्ड के लिए नाटक है। वो चाहे कास्ट हो, चाहे गरीब हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, वो नाटक उन सबको एड्रेस करते हैं। ऐसा मेरे उन सब की समस्या को एड्रेस करते हैं क्योंकि समस्याएं करीब करीब वही हैं। वो स्पेसिफिकली कास्ट को करते हैं। ऐसा मेरी मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, नाटक तो पढ़े हैं सारे पर ध्यान में नहीं आ रहा है। जी कीर्ति जी हमारे साथ रायगढ़ इप्टा की उषा आठले जी भी हैं जो इस समय बॉम्बे में शिफ्ट कर गई हैं। इस बीच पिछले साल कोरोना काल में उनके पति अजय आठले जी का देहांत हो गया था और वो इतने कर्मठ थे रायगढ़ इप्टा में, लेकिन उषा जी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती थी और लगातार सक्रिय रहती थी। मैं उषा जी के मन में अगर कोई प्रश्न हो कीर्ति जी की बातों को तो पूछ सकते हैं। उषा जी। कीर्ति जी, मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा था कि उन्होंने कुछ बंगाल और गुजरात के गांवों में जाके कुछ श्रमिकों या अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ भी काम किया था, और उनका जो थर्ड थिएटर है, क्या ये थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड की जो ऑगस्टो बोल की अवधारणा थी, क्या उससे भी उनके इस थर्ड थिएटर की नींव पड़ी है या उससे कुछ इंटरेक्शन या कुछ इस तरह के रेफरेंसेस कम से कम मैंने नहीं पढ़े, तो मुझे बड़ी उत्सुकता है इस बारे में जानने की। हाँ जी, ऑगस्टो बोआल की तो एक्सरसाइजेस वो इस्तेमाल करते थे। मतलब वो कहीं लिखा नहीं है उन्होंने ऐसा कि मैं यूज कर रहा हूँ, पर अगर आप देखें कि किस तरह की एक्सरसाइज वो यूज करते थे अपनी वर्कशॉप्स में, तो उसमें बहुत सी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो ऑगस्टो बोआल ने इजाद की थी। तो चाहे कुछ ग्रोटोव्स्की की हैं, पर बहुत सारी ऑगस्टो बोआल की हैं, क्योंकि ऑगस्टो बोआल का थिएटर ज़्यादा पॉलिटिकल थिएटर था, ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड थिएटर था और ज़्यादा ऐसा रंगमंच था जो एक तरह से कि कम्युनिटी के बीच ही तैयार करके उनकी समस्याओं को सॉल्व करता है। तो अगर हम परिक्रमा जैसे उनके काम को देखें तो जो वो गांव में जाते थे और उनके संग वर्कशॉप्स करते थे, तो बहुत सारी उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे जो ऑगस्टो बोआल इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिटी थिएटर वाले काम में। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो असर उनके ऊपर है काफ़ी। और फिर उस काम को हमेशा वो कभी किसी स्ट्रेट जैकेट में रह के तो उन्होंने काम किया नहीं, तो एक आइडिया मिला और फिर उस आइडिया को उन्होंने अपने ढंग से अपनी स्थितियों में, जैसा परिस्थितियों में जैसे वो आगे बढ़ा उसको बढ़ने दिया। तो ये बिल्कुल पक्का है कि जिस तरह का काम वर्कशॉप्स में या कि जब वो गाँव में यात्राओं पे जाते थे और या कि उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के काम, जैसे विदेश में भी जाके
इंग्लैंड में जाके उन्होंने कुछ एड्स वर्कर्स के साथ काम किया, तो उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग रही होंगी और उनके ऊपर बहुत असर हुआ इनके इस काम का कि अपनी बात को हम कैसे, तो अलग अलग कम्युनिटीज के संग कैसे काम करना है, उनके बीच से ही उनके सवालों को निकालना है और फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये पूरा कहा जाए तो अगस्तो बॉयल की तकनीक से ही जुड़ता है जाकर सीधा सीधा, तो जरूर असर है उनके काम पर और उनके जरिए हम तक पहुंचता है। नहीं, बादलदा ने इस बात को स्वीकार भी किया कि शेखनर से मुलाकात हुई, कोटोवस्की से मुलाकात हुई, तो उनका प्रभाव तो जरूर पड़ा है जब वो विदेशों में गए थे। हमारे बीच में हमारी संस्था की अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता गोपेश जी हैं और अध्यक्ष का काम अंत में ही होता है, तो मैं अनीता जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और उनके मन में कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। अनीता जी। अनीता जी हैं ना? तब तक मैं ही प्रश्न पूछता हूं जब तक अनीता जी आ रही हैं। अनीता जी हैं? गोविंद, अनीता जी हैं? नहीं है, अभी मैम आउट हो गई हैं। अच्छा। तो मेरा एक प्रश्न है जो मैंने परसों भी आपसे पूछा था कि उत्तर भारत में हमारे रंगकर्मी ज्यादातर हिंदी भाषी हैं और हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी किताबें वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और नटरंग जैसी प्रतिष्ठान ने जब इस नाटक को प्रकाशित किया और नटरंग हिंदी की पत्रिका है, तो आपने बादल सरकार पर ये पुस्तक हिंदी में क्यों नहीं लिखा, इंग्लिश में क्यों लिखा? क्योंकि बादल की मृत्यु के बाद जितनी भी किताबें आई हैं सब इंग्लिश में आई हैं और उत्तर भारत के लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब रंगकर्मी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक युवाओं का दल है, जैसे कल राम गोपाल बजाज जी कह रहे थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यक्रम में कि मेरा जब चयन हुआ था और कलकत्ते में तो अब्राहिम अलका जी थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तो इंग्लिश भी नहीं जानता हूँ, एकदम दरभंगा जैसी जगह से आया हूँ, भले ही वो ग्रो करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नटरंग प्रतिष्ठान को, ये तो छप गई, अब हिंदी में भी इस अंक को लाना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको जरूर कोशिश करेंगे जैसा आपने सजेस्ट भी किया था, पर मैं ये इस प्रक्रिया को जरूर थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि नटरंग ने ऐसा क्यों किया। पहली चीज तो ये कि जब ये किताब सोची गई उस समय तक ये कोई किताबें निकली नहीं थी बादल सरकार पर, तो इनफैक्ट कोई भी किताब हमको तब नहीं हमारे सामने थी, तो लग रहा था कि लिखी जानी चाहिए। एक प्रोजेक्ट था कि हम जो निर्देशक हैं हमारे महत्वपूर्ण, उन पर एक सीरीज निकालें, क्योंकि नटरंग में बहुत सा मटेरियल है जिसको हम कंपाइल करें और उसका इस्तेमाल करें लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें और ये भी सोचा गया कि किन लोगों के बारे में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, मतलब किताब के रूप में जो नहीं छपा है, जिनके बारे में ऐसे लोगों को चुना जाए और जिन्होंने अंतर डाला है हमारे यहाँ के रंगमंच पर। तो 3 नाम सोचे गए, एक तो सत्यदेव दुबे का, एक तावलम पन्नीकर का और एक बादल सरकार का। तो फिर जब ये सोचने लगे कि कौन इन पर लिखेगा, तो ये सूझा कि सत्यदेव दुबे पर शांता गोखले से कहा जाए। तो फिर सवाल उठा कि शांता गोखले तो हिंदी में नहीं लिखेंगी, वो तो अंग्रेजी में ही लिखेंगी। फिर ये हुआ कि पन्नीकर की किताब जो भी लिखे, पर पन्नीकर की किताब साउथ में पढ़ी जा सके, इसलिए अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। तो इस कारण से एक स्थिति बनी कि फिर ये तीनों किताबें अंग्रेजी में छापी जाएं। और उस समय नियोगी पब्लिकेशंस ने ये अशोक जी से ये भी कहा था कि आप कुछ किताबें लिखें तो हम लोग छापने को तैयार हैं, और वो लोग सिर्फ अंग्रेजी में छापते हैं। तो हमें लगा कि एक ऑफर है, तो ये तीनों किताबें अंग्रेजी में ही लिखी जाए। तो क्योंकि मेरे लिए तो एडिटिंग का काम था,
और मेरे लिए दोनों ही भाषाएं कोई समस्या नहीं थी। और मुझे खुशी होती है अगर वो हिंदी में होता, क्योंकि इसमें किताब में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट, क्योंकि बहुत सा मटीरियल हिंदी में अवेलेबल था, पर मतलब इसकी प्रक्रिया ये हुई कि इसलिए अंग्रेजी में छपी, पर हम जरूर चाहेंगे कि इसको हिंदी में छापें और लोगों तक। कीर्ति जी, 1925 में बादलदा का जन्मदिन है, जन्म हुआ है, तो उन 2024 और 25 जन्म शताब्दी वर्ष होगा। पिछले बार जब हम लोग वेबिनार कर रहे थे तो उनके जितने शिष्य थे, जहां जहां उन्होंने कार्यशालाएं की हैं, उनका हम लोग 2023 से 2025 तक जन्म शताब्दी मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस जन्म शताब्दी में हिंदी की पुस्तक आ जानी चाहिए, चाहे वाणी प्रकाशन हो, राजकमल हो, ये जरूर छापेंगे। मैं अब अंत में संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता गोपेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे, जैसा कि अध्यक्ष काम होता है, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातचीत को रखें। सबसे पहले तो स्वनाम धन्य कीर्ति जी को नमस्कार। मैंने बहुत आपके बारे में पढ़ा, बहुत सुना है, आज पहली बार सामने से सुन रही हूँ, फेसबुक पे सुन रही हूँ, और इतनी देर इतनी अच्छी बातें हुई। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि जो दिवंगत हो जाता है उसको हम लोग देवता बनाकर सिर्फ पूजा भाव से उसकी बात करते हैं। इस पूरी बातचीत में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपके पूरे वक्तव्य में इतने तटस्थ रूप से इतना सही आकलन आपने प्रस्तुत किया कि वो पूजा भाव, ये हमें एक उपदेश, एक सीख भी मिलती है कि हम सही आकलन करें, क्योंकि कोई भी महापुरुष नहीं है। हमारे जो विरासत में जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो उनमें बहुत सारे अपने समय की बहुत सारी विसंगतियां रही होंगी, बहुत सारे विचार में ऊहापोह रहे होंगे। हमें उनके समय काल में और उनके समय के प्रश्नों के परिदृश्य में उनको समझना चाहिए। तो मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि बादलदा को अभी तक हम जब अनिल भौमिक जी की निगाह से देखते थे तो हम पूजा भाव से ही देखते थे, क्योंकि अनिल जी उनके अनन्य शिष्य हैं। आज हमने पहली बार आपके निगाह से उनको देखा और उनमें वो प्रश्न आए जो उनके नाटक करते हुए और उनसे गुजरते हुए मेरे दिमाग में बहुत बार आते थे। मुझे बहुत बार लगता था कि इतनी निराशा, इतना अवसाद मध्यम वर्ग में क्यों है? क्या मध्य वर्ग इतना होपलेस है? क्या मध्य वर्ग क्या कहीं संघर्ष नहीं कर रहा है? पर हाँ, उनकी समस्याएं जरूर उन्होंने उठाई और बहुत सारी बातें मैं जो करना चाहती थी। हमारे जो वक्ता हैं अरिजीत दा और राजेश कुमार जी, मैं इस बात का जिक्र करना चाह रही थी, वो उन्होंने कर दिया है कि अशोक भौमिक जी की किताब में मैंने सबसे पहले बादलदा पे वही किताब पढ़ी है, वो हिंदी में है। उसमें साक्षात्कार में बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है उनका जो मोह भंग हो रहा था उस समय, जो बहुत सारे लोगों को अब हुआ, बहुत बाद में हुआ वामपंथी विचारधारा वालों को, वो तेज से अपने समय से बहुत आगे थे, उन्होंने उसी समय वो पकड़ लिया था, समझ लिया था। ये सच बात है कि वो अपने फ्रेमवर्क में अपने, बहुत बार आप कलाकारों के संग होता है कि वो अपने जो उनका फ्रेमवर्क होता है, इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि उसके अलावा वो कुछ और सोचना नहीं चाहते हैं। शायद बहुत बड़े व्यक्ति और बहुत बड़े, इसमें कोई शक नहीं है कि हम रंगकर्म में कभी भी वो माइलस्टोन है जिनको छू के आए बिना कोई भी रंगकर्म की यात्रा, मैराथन पूरी नहीं कर सकता है। वो चाहे कहीं भी स्थित हो, कहीं भी अवस्थित हो, पर उनको जाने बिना तो रंगकर्म में आप आगे की यात्रा पे जा नहीं सकते हैं। तो वो बहुत बड़े कलाकार रहे, नाटककार, निर्देशक, एक्टर, सब कुछ थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रंगकर्म को प्योरली समाज को बेहतर बनाने की कोशिश का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहा था, और जब वो नहीं कर पाए तो उनके मन में इतनी हताशा हुई, जिसके साक्षी हमारे अनिल दा स्वयं हैं। क्योंकि अंतिम दिनों में अनिल दादा हमारे उनके पास गए थे और लौट के आ के उन्होंने बताया था कि वो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं। पर हताशा हम लोगों को भी इस समय हो रही है, हम लोग भी सब बहुत टूटे हुए हैं। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत समय हो गया है। बहुत सारी बातें जो हैं उसमें एक बात ये निश्चित है कि बादल सरकार की जनपक्षतरता और प्रतिबद्धता असंदिग्ध है, उसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती। तो इस नाते वो हमारे महापुरुष रहेंगे। रंगकर्म की दुनिया में वो महा आख्यान की तरह उनको पढ़ा जाएगा
और वो हमेशा हम उनका आकलन करें, उनके समय, उनके परिवेश, उनके समय काल में समकालीन उनके जो समय है उसमें रख के उनका आकलन करें, होना भी चाहिए। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप कह रही थी, आपने कहा कि उनके जो शिष्य हैं वो जगह जगह कर रहे हैं, और उन्होंने जो वर्कशॉप से जो शेप दिया, जो उन्होंने फ्रेमवर्क दिया, जो मैंने दादा को, अनिल भौमिक को देख के समझा है कि आजमगढ़ में इन्होंने उनके वर्कशॉप से जो सीखा, ये आज भी उसी तरह से वर्कशॉप चलाते हैं, लेकिन रंग कर्म को उससे आगे ले जाते हैं। वही नहीं ठहरे, वो आधार बना, वो वर्कशॉप की ट्रेनिंग इनका आधार बनी। और ये सारे शिष्य, मैंने इनको देखा है, अमोल पालेकर जी को देखा है, ऐसे उनके तमाम शिष्य पूरे देश में हैं। निश्चित रूप से वो बादल सरकार के फ्रेमवर्क को लेकर, आधार को लेकर उससे आगे ले जा रहे हैं। और इसलिए मुझे बहुत उम्मीद बनती है कि हम उनके फ्रेमवर्क को, आधार को लेकर उसको और विस्तृत करेंगे। रंगकर्मी जो युवा आएंगे उनको समझेंगे, वो उनको विस्तार की संभावना उनमें बहुत है। चाहे वो कोई भी नाटक हो, विस्तार की संभावना तो है, और उसमें बदलना तो चाहिए ही। आप नाटक के मूल तथ्य की आत्मा को टच न करते हुए भी बहुत बार परिवर्तन कर सकते हैं समय के हिसाब से, जितनी छूट ली जा सकती है उतना। बहुत सारी बातें आपने कही, मेरा बहुत एनलाइटमेंट हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बादल सरकार को अनिल दादा की दृष्टि से अलग एक और दूसरी दृष्टि से आज देखा। और आगे भी प्रश्न बहुत सारे हो सकते थे। नुक्कड़ नाटक जैसा उस समय था वैसा अब क्यों नहीं है? रंगकर्म की वर्तमान स्थिति जो है वो, उस पे आपका क्या ख्याल है? आप उस पे क्या सोचती हैं? क्या रंगकर्म का युग समाप्ति की ओर आ रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज बहुत मत रहे हैं लोगों को, पर इन सब सवालों से फिर कभी हम लोग दो चार होंगे। आज के सभी आपको विशेष धन्यवाद। आपको सुनने का मौका मिला, हमने पढ़ा बहुत है आपके लेखों को। राजेश कुमार जी तो हम लोगों के समानांतर के बिल्कुल स्तंभ है, हम लोग जैसे चाहते हैं उनको वैसे ही बुला लेते हैं। और अरिजीत दा को अभी सुनेंगे हम, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिस तरह से वो बंगाली हिंदी बोलते हैं वो बहुत प्यारी लगती है, उनको सुनेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए बहुत मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को समानांतर के ही जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गए हैं छात्र गोविंद सिंह यादव पूरा ऑपरेट कर रहे थे। राकेश जी का विशेष धन्यवाद, छूट गया था, वो हमेशा साथ रहते। ये पूरा टेक्निकल पक्ष कीर्ति जी के ही सानिध्य में रह रहे, और हमारे इलाहाबाद से जुड़े हुए, समानांतर से जुड़े हुए गोविंद सिंह यादव ने पूरा टेक्निकल पक्ष देख रहे हैं। और उनके साथ साथ सहयोग में पाखी कश्यप आसाम से इस कार्यक्रम में पोस्टर और सारा पाखी कश्यप ने बनाए, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप सबको कल आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आए। कल प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जी हैं, वो अपने दौर में बादल दा को किस तरह देखते थे और आज किस तरह देखते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो कल फिर हम लोग 6 बजे मिलते हैं बादल सृजन उत्सव में। प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जी को सुनते हैं। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे हमारे साथी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सार्थक बातचीत के लिए आज बहुत सार्थक बातचीत हुई, बहुत जी सभी बहुत बहुत धन्यवाद।